everyone, let's solve another some questions in this particular series जो कि हम already continue कर चुके थे about the chapter that was breathing and exchange of gases. तो let's see some more questions of that series और इस chapter को हम अच्छे तरीके से समझने के लिए, and here I am, your biology faculty, and again with some amazing questions, and let's understand and clear the concept in a crystal clear manner. Okay. तो बच्चे जो क्वेश्चन है यहाँ पर, एज यू कैन सी द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर: मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग, डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, बोथ बी एंड सी. तो बच्चों अगर अपन इसको देखें, बेटा आपका जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शंस है मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स, डायाफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स. मतलब वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स, इसमें मतलब ये हो रहा है कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान आपके जो लंग्स का मूवमेंट है वो किस तरीके से मतलब गवर्न किया जा रहा है और इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं विच इज़ बेसिकली हेल्पिंग इट. ओके, तो बेटा आपको भी पता है ड्यूरिंग इनहेलेशन जब भी आप सांस लेते हो तो आपकी थोरैसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है. आपको समझ में आता होगा कि मेरे साथ सांस ब्रीद इन करके देखो, आपका चेस्ट जो है वो आउटवर्ड्स की ओर मूव करता है जिसकी वजह से योर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इट इंक्रीजेस, एंड जिसकी वजह से अंदर का जो बेटा पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एंड दैट्स हाउ यू नो जो आपकी जो एटमॉस्फेयर वाली एयर है वो आप इनटेक कर लेते हो. और डायाफ्राम का पोजीशन क्या होगा ड्यूरिंग इनहेलेशन? तो ड्यूरिंग इनहेलेशन बच्चे आपके डायाफ्राम का पोजीशन कुछ ऐसा फ्लैट सा होगा, ठीक है. एंड वेयर एज इन द सेम वे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा इसके एक्सहेलेशन के प्रोसेस में. डायाफ्राम जो है वो जनरली डोम शेप्ड होती है, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन प्रोसेस ये डोम शेप्ड में आ जाएगी. अब इसी वक्त बेटा जो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान का जो प्रोसेस है इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि थोरैसिक कैविटी का आपका वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कराने में हेल्प करती है, ठीक है. तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि जैसे ही आप इनहेल करते हो बेटा तो आपकी चेस्ट कैविटी बाहर की ओर मूव करती है, आउटवर्ड, इट मूव्स आउटवर्ड्स, एंड ड्यू टू दैट आपके जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेटा वो जो है थोड़ी सी कैविटी को इंक्रीज करते हैं जिनकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड दैट्स हाउ यू टेक इन एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड्स. ओके, क्योंकि पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस हो गया और उसको मेंटेन करने के लिए अब एयर को अंदर आना पड़ रहा है. इन द सेम वे अगर हम एक्सहेलेशन की बात करें तो यहाँ पर जब आप सांस छोड़ते हो तो आपका डायाफ्राम जो है रिलैक्स्ड पोजीशन में आता है, एंड एट दैट टाइम योर डायाफ्राम इज इन डोम शेप जो कि उसका नॉर्मल शेप है, ठीक है. जिसकी वजह से आपका जो थोरैसिक वॉल्यूम है, थोरैसिक कैविटी मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से थोरैसिक कैविटी जो है वो इनवर्ड्स की ओर मूव करती है, एंड द वॉल्यूम डिक्रीजेज. वॉल्यूम जैसे डिक्रीज करता है बच्चे तो पार्शियल प्रेशर जो उसके अंदर का है वो बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेयर, एंड जिसकी वजह से आप आउटवर्ड्स की ओर जो है ब्रीद आउट करते हो. तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान आपके बॉडी में ऐसे कौन कौन सी बेटा ये मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं, ठीक है. तो मूवमेंट्स में बेटा ये डायाफ्राम तो होगा ही, प्लस आपके इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मतलब रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन मैन एंड मैमल्स. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू. तो बच्चे सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैंने अभी बताया भी था जब भी मैंने पहली बार क्वेश्चन ये सीरीज जब स्टार्ट करा था, आई टोल्ड यू गाइज कि एग्जैक्टली हाउ विल यू ब्रीद इन, क्या पाथवे क्या होगा आप जब सांस लोगे तो आपके ऑक्सीजन या एयर के अंदर जाने का, आपके लंग्स तक जाने का पाथवे क्या होगा. तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, नेजल कैविटी. सब में सेम है नेजल कैविटी, ठीक है, सब में सेम है बेटा. फिर क्या होगा बच्चे, नेजल कैविटी के बाद जो है आपके जो उसके बाद आफ्टर दैट जो आएगा दैट विल बी योर फेरिंग्स, ठीक है. फेरिंग्स के बाद बचे देयर विल बी लैरिंग्स एंड देन ट्रैकिया एंड देन ब्रोंकाई. और मैंने बोला ही था कि इस तरीके से प्राइमरी ब्रोंकाई है ना, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल इज ऑल्सो देयर. जब भी मैंने एक स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखाया था ब्रोंक्यूल्स, एंड देन फाइनली इट गोज इनटू द एल्वियोलाई. तो बच्चों जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट
1। एक बार फिर से ये डायग्राम जरा हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें शी शेप्ड रिंग्स है, कार्टिलेजिनस रिंग्स है इन योर ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में जो है बेटा शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है नाउ। और इसी से जुड़ा हुआ इस तरीके से मैं बस इतना ही बना रही हूँ। दिस विल बी योर दिस विल बी योर ब्रोंकाई एंड देन फाइनली दिस ब्रोंकाई जो है ये इस तरीके से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है बेटा। फिर ये प्राइमरी ब्रोंकाइल्स जो है अगेन ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं एंड देन इस तरीके से फाइनली ये जो है टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं ये सारे के सारे। एंड देन दीज टर्शियरी ब्रोंक्यूल विल बी एंडिंग इन अ वैस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच वी आर कॉलिंग इट एज, क्या बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं अपन एल्वियोलाई। इस तरीके से एल्वियोलाई में एंड होगा। तो ये तो मैंने इस तरीके से कुछ 1-2 स्ट्रक्चर दिखाया। तो बच्चों अगर हम ना इसको एक एग्जाम्पल, अगर हम इस स्ट्रक्चर को हम एक ट्री से एग्जाम्पल में लें, ट्री के साथ कनेक्ट करें तो बच्चों आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरीके से बेटा आपका जो है लंग्स का कुछ स्ट्रक्चर है एंड इस तरीके से जो है आपके लंग्स के अंदर का पाथवे बनता है। तो अगर आप ट्री के स्ट्रक्चर का मान लो तो ये ट्रैकिया विल बी सिमिलर टू बेटा ट्रंक। जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट पोर्शन होता है एक ट्री का, उस ट्रंक से अगर आप उल्टी ट्री मतलब उल्टा वाला जो पेड़ होता है ना, कुछ वैसा ही आप कर सकते हो, इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेटा, और आप क्या कह सकते हो, ट्रैकिया जो है सिमिलर टू ट्रंक। फिर आपकी जो होता है ना एक मोटी सी टहनी होती है, ठीक है, जिसको आप ब्रोंकाई कह सकते हो। और फिर वो टहनियाँ जो है बहुत सारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में फाइनली डिवाइड हो जाती है, जिसको अपन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स कह सकते हैं। एंड फाइनली आते हैं लीव्स, जिसको हम एल्वेलाई का नाम दे सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो अगर आप इस तरीके से ट्री को एग्जाम्पल में लेकर इफ़ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लंग्स की एग्जैक्टली किस तरीके से आपके लंग्स का पाथवे है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। Let's move on to the next question now. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर्स इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वेलाई द साइट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर बात हो रही है एल्वेलाई की कि एग्जैक्टली एल्वेलाई के अंदर बच्चे कितना जो है पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और कितना पार्शियल प्रेशर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का है। बच्चों ये तो बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल ज़रूर अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि भाई पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है, अब इतना तो अपन सोच ही लो, इतना तो आप सोच ही लो बच्चे की पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमेशा क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस ऐसे दिख रहे हैं जहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, बट कार्बन डाइऑक्साइड कभी बच्चों इतना कम नहीं होगा, ठीक है, मतलब इतना कम तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, बी। PO2 क्या होगा बच्चे इन योर एल्वेलाई, PO2 हो जाएगा 104 mmHg एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो PCO2 है दैट विल बी अराउंड 40 mmHg। So this is the partial pressures of in mmHg of oxygen O2 and carbon dioxide CO2 at alveoli at the site of diffusion। तो बच्चों आपको तो पता ही है कि क्यों ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा, तभी तो ये क्या होगा ना, इधर की ओर जो ब्लड वेसल्स हैं वहां से मतलब इससे इधर की ओर मूव करेगा, तभी तो बेटा आपके ब्लड जो है, आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लड होने लग जाता है, जब एल्वेलाई से एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, तभी तो क्या होता है, ऑक्सीजनेशन हो जाता है। एंड देन फाइनली योर होल टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब जितने भी टिश्यू हैं, जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी के, दे गेट ऑक्सीजन, राइट। Let's move on to the next question here. अब दूसरा क्वेश्चन जो है, as you can see a figure is given here. The figure given below shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. Select the option which represents labeled part A, B, C or D correctly identified along with its function. तो बच्चों सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो ये क्या है, ये ए वाला क्या है, ए इज व्हाट, ए इज इसका ये क्या है, इसका मतलब है एल्वेओलर कैविटी, राइट। तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? बिल्कुल एल्वेओलर कैविटी सही बात है। उसको क्यों यूज होता है? फॉर द गैसियस एक्सचेंज ओनली, फॉर द गैसियस एक्सचेंज ओनली, करेक्ट, ओके। तो बेटा यहाँ पर तो अगर हमने ए को देखा तो ए यही तो है, एल्वेओलर कैविटी ही तो है बेटा। और यहीं पर तो ये क्या होता है ना, ये बहुत ही पतली एपिथेलियम का बना होता है, एंड इसके किस लिए, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए, राइट।
फिर अगर आपके सी आर्टेरियल कैपिलरी की बात हो रही है, सी आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यूज, नो दीज आर नॉट द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी करेक्ट नहीं है। दी कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस हियर, नो बिल्कुल भी सही नहीं है। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट, तो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है वो सही है, दैट इज एल्वियोलर कैविटी। एंड एल्वियोलर कैविटी से ही क्या होता है, ये पतली सी एपिथेलियम है जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज हो पाता है, राइट। Let's move on to the next question. In lungs, the air is separated from the venous blood through. बेटा in lungs the air is separated from the venous blood. venous blood मतलब वही जो डीऑक्सीजन, ऐसा ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है। तो venous blood कैसे होगा बेटा, किस तरीके से होगा बताइए, किनके बीच होगा बच्चे। तो आप देखो मैंने बताया था कि आपके जो एल्वेलाई है, इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स स्क्वामस एपिथेलियम। क्या कंटेन करती है, स्क्वामस एपिथेलियम, राइट। इट कंटेन्स स्क्वामस एपिथेलियम। और क्या होता है बेटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ब्लड वेसल्स के अंदर एक सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। तो क्या हो जाएगा बच्चे, द एयर इज इन लंग्स, द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द विनस ब्लड थ्रू स्क्वामस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो एयर जो सेपरेट होता है फ्रॉम द विनस ब्लड, वो स्क्वामस एपिथेलियम जो कि आपके एल्वेलाई में प्रेजेंट है, एंड एंडोथेलियम जो कि आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। Now the next question here is the alveolar epithelium in the lung is. तो बच्चे alveolar epithelium, alveoli में जो epithelium है, यहाँ पर alveoli की बात हो रही है इस तरीके से, alveoli में जो epithelium है, क्या alveoli में जो epithelium है, क्या ये ciliated है या non ciliated है, इसकी बात हो रही है। तो बच्चे एल्वेलाई की जो एपिथेलियम है वो कैसी होती है, जरा जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ आप सभी, क्या कैसी होती है एल्वेलाई की एपिथेलियम। देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये स्क्वामस एपिथेलियम होती है। किस टाइप की एपिथेलियम होती है, स्क्वामस, क्योंकि स्क्वामस एपिथेलियम ही वो एपिथेलियम है जो कि सबसे ज्यादा पतली होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफ्यूजन या गैसेस एक्सचेंज जो है इजिली कैन टेक प्लेस थ्रू इट, एंड स्क्वामस एपिथेलियम है, लेकिन कोई भी ऐसा सीलिएटेड नहीं है। सीलिएटेड मतलब इस पे ऐसी इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होंगी, मतलब इस तरीके से सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सीलिया प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सो ये कैसा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे, तो द आंसर विल बी नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। सो द आंसर विल बी नॉन सीलिएटेड स्क्वामस एपिथेलियम। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर वी आर गोइंग टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां पर हम और अच्छे तरीके से समझेंगे चीज़ों को। तो जल्दी से बताओ, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं नेक्स्ट सीरीज में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो लाइक करो एंड शेयर करो एंड कमेंट करो कि यस मैम आई वांट टू सी मोर ऑफ द पार्ट ऑफ दिस सीरीज ओनली। और अगर आपको किसी और चैप्टर का भी जल्दी से जल्दी करना है इस सीरीज को, तो यू कैन राइट द नेम ऑफ द चैप्टर इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर part as well. Thank you everyone and all the best to all my future doctors. Let's meet in the next session. Thank you everybody.